तो हेलो गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो आज के अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं लोग, जो है 9th क्लास का इतिहास का 5वां अध्याय, और 10th क्लास का भी 4 तक हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके लोग। 9th क्लास भी 4 अध्याय तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके लोग। 2-3 अध्याय बचा हुआ है, जो कि उम्मीद है कि कल दोपहर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 9th और 10th को कंप्लीट हो जाएगा इतिहास। बच जाएगा 8 क्लास का भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे लोग। और ज्योग्राफी भी अंतिम चरण में आ चुका है, जिसमें 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास सारे ज्योग्राफी को मैं पढ़ा चुका हूँ। 10th क्लास भी लास्ट स्टेज में पहुँच चुका है, खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का अगर सेशन आप इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से वीडियो मिल जाएगा। सबका प्लेलिस्ट मैं अलग अलग बना कर रख दिया हूँ, सबका आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बनाया हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे देखकर पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है नाजीवाद। पहली बात की, नाजीवाद जो था ना, ये नाजीवाद भावना जो शुरू किया था, ये शुरू किया था हिटलर ने, क्योंकि हिटलर की पार्टी के नाम था नाजी पार्टी, और उसी से उसकी स्पेशल जो अपनी विचारधारा थी, उसी विचारधारा को बोला गया बाद में नाजीवाद। और इस तरह की विचारधारा में किस तरह का मतलब सोच ये रखते थे, तो एक्चुअली में क्या था ना कि नाजीवाद जो सोच था ना उन लोगों का, या हिटलर की पर्सनल जो सोच था, वो कहता था कि भैया राष्ट्र पहले रखा जाएगा, जात धर्म ये सब चीज़ें बाद पीछे छोड़ो, राष्ट्र पहले, है ना। और वो चीज़ें शुरुआती के समय में तो ठीक थी, लेकिन बाद में आगे जाने के बाद क्या हुआ कि ये नाजीवाद जो सब था ना, सिर्फ स्पेशली हिटलर के हो गया। मतलब कि राष्ट्र पहले नहीं, मतलब कि हम पहले। एक्चुअली में क्या हुआ कि हिटलर कहने लगा कि हम ही राष्ट्र है, यानी कि हमको अगर कोई गाली दे रहा है यानी राष्ट्र को गाली दे रहा है, हमको कोई मेरे खिलाफ है यानी देश के खिलाफ है, सर ना, यानी मेरे खिलाफ देशद्रोही हो गया। ठीक है, तो इस तरह की एक नाजीवाद जो विचारधारा ना, बाद में जाके राष्ट्रवादी विचारधारा से ये पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा पे आ जाएगा, जो हिटलर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि हिटलर कहेगा मैं ही राजा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ है कि इटली का बेनोटो मुसोलिनी जो नेतृत्व में फांसीवाद आया, और फांसीवाद जो शब्द आया ना, ये मुसोलिनी से आया हुआ। मुसोलिनी जो था ना इटली का था, ठीक है, इटली का शासक था, और वही हिटलर जो था जर्मनी का शासक था। ये दोनों जो है ना, दोनों का अर्थ सेम ही था। फांसीवाद का मतलब और नाजीवाद का मतलब, दोनों ही इस राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चल रहे थे, लेकिन अपने विचारों के अनुसार वो अपना विचारधारा थोपते थे लोगों पर ज़बरदस्ती कि हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वही करो, वरना हमारे खिलाफ हो। तो सिंपली बात है कि आप देशद्रोही हो। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। फांसीवाद का जनक पूछेगा तो मुसोलिनी, नाजीवाद का जनक होगा तो एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का एक बड़े एग्जाम में क्या हुआ था कि शायद बिहार पुलिस वाले एग्जामों में एक बार पूछ दिया था कि हिटलर का पूरा नाम क्या था, है ना। तो कभी कभी छोटी चीज़ें होती है ना, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देता है। तो याद रखिएगा, नाजीवाद का जनक जो था एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, और फांसीवाद का जो जनक था वो था मुसोलिनी, जो कि इटली का था। ठीक, दोनों के बारे में याद रखिएगा। आगे आएंगे तो देखेंगे कि गणतंत्र की स्थापना हो रही है, उसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि जर्मनी में तत्कालीन जो कारण थे, है ना, जर्मनी के तत्कालीन कारण ये नाजीवाद की या फांसीवाद का जो वर्चस्व बढ़ने लगा, उसका मेन तत्कालीन कारण क्या था, तो गणतंत्र की स्थापना होना, वर्साई की अपमानजनक संधि होना, आर्थिक संकट था, क्षतिपूर्ति कठोर शर्तें थे, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव था। ये चीज़ें को एक एक करके समझेंगे। पहले दिया कि गणतंत्र की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध 1918 और 14-18 के बाद जर्मनी की जब हार होती है तो अनियंत्रित स्थिति संभालने के शासक कैसर विलियम द्वितीय को असमर्थ था। मतलब जर्मनी का जो शासक था कैसर विलियम द्वितीय, वो असमर्थ, अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और 10 नवंबर 1918 को ये हॉलैंड भाग गए। बोले कि भैया हम ना चला पाते कि इतनी हालत देश की खराब कर दी हो तुम लोग, क्योंकि पिछले अध्याय में पढ़े थे कि कितना भयानक इनको जर्मनी के साथ किया गया था। ठीक है, तो ये जो कैसर जो विलियम था वो भाग गया, कहा कि हम ना करेंगे। ऐसी स्थिति में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल में सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र स्थान पर जर्मनी की गणतंत्र की स्थापना की, और एक नेता फ्रेडरिक एवर्ट को चांसलर बनाया गया। मतलब जो समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे वो मजबूरन क्या किए, फ्रेडरिक एवर्ट को क्या किए, चांसलर बना दिए। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया, और इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें पहली बैठक जो थी 5 फरवरी 1919 को, यानी संविधान सभा जो बनाया गया जो समाजवादी पार्टी थी उनके द्वारा, 5 फरवरी 1919 को ये पहली बैठक होती है। वाइमर स्थान पर ही होता है, इसलिए इसे कभी कभी वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि वाइमर संविधान जो है या वाइमर गणतंत्र जो है किसे कहा जाता है, या किस दिन ये पारित हुआ, तो 5 फरवरी 1919 को वाइमर जर्मनी की एक जगह है, वहाँ पर इसको ये संविधान को जो पारित किया गया, इसीलिए इसको वाइमर संविधान भी बोला जाता है या वाइमर गणतंत्र भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद 5 फरवरी के बाद देखेंगे तो 10 अगस्त 1919 ईस्वी को ये लागू हो गया। 5 फरवरी को ये संविधान बना और 10 अगस्त को क्या हो गया, ये संविधान लागू हो गया। जैसे हम लोग भी पढ़ते लोग कि 26 नवंबर में संविधान बना था भारत में, और 26 जनवरी अगले साल ये लागू हुआ था। ठीक है, संविधान, भारत की जो संविधान था। उसी
तरह 5 फरवरी को ये बना और लेकिन लागू हुआ संविधान जो है 10 अगस्त 1919 को, क्योंकि मजबूरी बस ये सब बन रहा था, क्योंकि भाग गया था विलियम कैसर जो था यहाँ का शासक। तो समाजवादियों ने अपने हिसाब से क्या किए है ना, फ्रेडरिक एर्बर्ट को चांसलर बनाया। चांसलर बनाने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया। 5 फरवरी को इसकी बैठक बुलाई और ये बैठक जो बाइमर में संविधान सभा बनाने की मतलब संविधान सभा वहाँ पर बन के तैयार हुआ है ना। इसी को बाइमर संविधान भी कहा जाता है या बाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है, जिसको लागू कर दिया गया 10 अगस्त को। ठीक है, ये कहानी आपको समझ आ गई। अब आगे आएंगे तो लिखा हुआ है कि वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी के संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। मतलब राष्ट्रपति जो था ना उसको कुछ इमरजेंसी पावर दे दी गई कि इमरजेंसी के समय में वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो वर्साई की जो संधि हुई थी ना वो बहुत खतरनाक हुई थी। जो 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें आप लोग को पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जबरदस्ती जर्मनी में पूरी तरह से हर चीज़ के मतलब उस पर थोप दिया गया है ना। एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी को क्या किया गया, पूरी तरह से अपंगु बना दिया गया, अपंग बना दिया, पंगु बना दिया, पूरी तरह से लुल्ला लंगड़ा बना दिया। जो कि जो बिस्मार्क सोचा था कि हम बनाएंगे फ्रांस को और फ्रांस उल्टे इन लोगों को बना दिया है ना। तो ये इनका जो क्षेत्र था सार एक जगह था जहाँ कोयला बहुत ज़बरदस्त निकलता जर्मनी का, उसको ले लिया फ्रांस वाला। आपको पिछले अध्याय में पढ़ चुके 15 वर्ष अकेले। और ये सोचे थे कि जर्मनी सोचे थे कि उसको पंगु बनाएगा, जर्मनी को खुदे पंगु बना दिया फ्रांस वाला ने, है कि नहीं। बिस्मार्क जो सोचे थे उनका उल्टा हो गया। अब आर्थिक संकट क्या आ गया, आप लोग जस्ट अभी पीछे पढ़े 1929 में क्या हुआ था, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संकट से गुजर रही थी पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जो था ना आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। एकमात्र जो देश था रूस जो उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था आर्थिक मंदी का। ठीक है, तो आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा था। जर्मनी तो पहले से हालत खराब थी, तो जर्मनी में भी हालत हो गई कि नहीं खराब। तो हालत क्या हो गया था, खास्ता हाल हो गया था जर्मनी का, पूरी तरह से भयानक की हालत हो गई थी। बेरोजगारी चरम सीमा पहुंच गई थी। इसी बीच में हिटलर जो है अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर, मतलब हिटलर क्या करता है, उकसाना शुरू करता है लोगों को। ठीक है, जो कि आपको प्रथम विश्व युद्ध वाला जो कहानी जस्ट पढ़ा है अभी उसमें बताया थे कि है ना, ये वाला जो अभी छोटे अध्याय में आप लोगों को। ठीक है, अब क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। क्षतिपूर्ति मतलब होता है ना जो कि हानि हुआ था युद्ध में उसको भरपाई करने के लिए जर्मनी पे क्या किया गया, बोला कि भैया जो 6 अरब 10 करोड़ रुपया जो बर्बाद हुआ युद्ध में, सब देश बोला कि तू हमारा दे। अब उसका कोयला का खदान ले लिए, बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, पैसा कहाँ से देगा, है कि नहीं है। पिछले अध्याय में ये भी सारी चीज़ों को चर्चा की हम लोग। आगे ये साम्यवाद का बढ़ता संकट। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि जो रूस था ना, रूस में भी बताए थे आप लोग, रूस की जब क्रांति पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बेल्शविक जो क्रांति हुई थी 1917 में, तो रूस के सम्राट को हटा के वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लाया गया, क्योंकि बाल्टियर, रूसो और मोंटेस्क्यू ये सब वहाँ पर पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह से वो ना आंदोलन पे उतरे हुए थे और अपनी विचारधाराएं रख रहे थे। तो 1917 ईस्वी में आप लोग जस्ट पिछले में प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें पढ़े लो कि 1917 में क्या हुआ कि रूस बोला कि भाई अब हम न लड़ता हूँ। 6 लाख उसकी सेना मर गई थी, हट गया है ना। हटने के बाद क्या हुआ कि भाई साहब उसको 18 में उसकी संधि हो गई शांति समझौता के साथ जर्मनी और रूस के साथ। तो जो 1917 में जो रूस में जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा बाद में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दिएगा। साम्यवादी व्यवस्था में क्या था कि समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर चलना था और सभी वर्गों को देखना था। ठीक है ना। तो ये साम्यवादी व्यवस्था जो था जर्मनी पर प्रभाव पड़ा और बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को क्या करना था भाई, उनको रोकना था कि भाई सब आप जो है ना ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़े। अतः जर्मनी में उद्योगपति पूंजीपति जिम्मेदार वर्ग काफ़ी भयभीत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो साम्यवादी व्यवस्था में सरकार के हाथों में कंट्रोल रहती है और पूंजीवादी व्यवस्था में है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में कंट्रोल रहती है। यानी साम्यवादी अगर सरकार होगा ना तो वो देखना सरकारी चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, सरकारी चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। और वही पूंजीवादी अगर सरकार रहेगी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और आप सभी को पता होगा कि इस समय साम्यवादी सरकार है हमारे देश में, ये पूंजीवादी सरकार है। हालांकि हमारे देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, फिर भी लोगों की विचारधाराएं से नेता जो होते हैं उनकी विचारधारा से पता चल जाती है कि किस तरफ झुके हुए हैं, साम्यवाद की तरफ या पूंजीवाद की तरफ, है कि नहीं है। तो आगे आएंगे तो आगे समझेंगे। इसमें वही था कि जो जर्मनी था ना साम्यवाद की तरफ धीरे धीरे झुकते जा रहा था, जिससे क्या था बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनका टेंशन बढ़ते जा रहा था। यहाँ देखेंगे हिटलर का जन्म के बारे से लेकर और हिटलर के कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह किया, क्या किया, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से जो चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में चिपक जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो इसका जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 में 89 में। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म हो गया भैया 20 अप्रैल 1889 को इनकी जन्म हो रही है। कहाँ हो रही है भैया, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। याद रखना जो हिटलर जो है ना जर्मनी से संबंधित है। बार बार ये जर्मनी आप लोग जब भी क्वेश्चन आए
तो अगर ऑप्शन में दिया है जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया ही लगाएंगे, जर्मनी नहीं है। इसका जन्म जो है जर्मनी में ना होकर कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। बाद में ऑस्ट्रिया को कब्जा करके जर्मनी के अंतर्गत ले लिया, वो आगे पढ़ेंगे लोग। लेकिन जो एक्चुअली में जो जन्म हुआ था हिटलर का, कहाँ हुआ था भैया, ऑस्ट्रिया के एक ब्रोना नामक शहर में हुआ था। और यही क्वेश्चन एक पूछ दिया था एग्जामों में, बीपीएससी के साथ एग्जाम में ही पूछा हुआ था, है ना, कि ऑस्ट्रिया ये हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ठीक है, ये साधारण परिवार से था। बचपन में इसके अंदर पेंटिंग चित्रकारी करने का बड़ा शौक था। ठीक है, लेकिन ये इसकी इच्छा पूरा नहीं हुई और क्या हुआ, ये सेना में भर्ती ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध में ये क्या था, एक तरह से जर्मनी के साथ लड़ा हुआ था। मैं पिछले अध्याय में आप लोगों को बता चुका हूँ। और उसमें इसको बहादुरी के कारण इसको आयरन क्रॉस प्राइज मिला था। जैसे कैसे वीर चक्र मिलता है कि नहीं, देहांत करने के बाद परमवीर चक्र मिलता है, तो ना तो बहुत सारे चक्र हमारे वीरता चक्र जो मिलता है सैनिक के रूप में, उसी तरह जर्मनी में आयरन क्रॉस जो होता है एक वीरता का प्रमाण होता है कि ये योद्धा जो है, ये आर्मी जो है, ये सैनिक जो है बहुत वीर है। ठीक है, तो आयरन क्रॉस इसको मिला था, यानी कि ये अच्छा खासा सैनिक था, मतलब जवाब सैनिक था। ठीक है, आगे आएंगे तो देखेंगे तो जर्मनी जब विराम संधि को हस्ताक्षर किया था ना, तो सबसे ज़्यादा निराश यही होता। मैं पिछले अध्याय में बताया था कि एक सिपाही के लिए देश जब हारती है तो सबसे ज़्यादा दुख एक सिपाही को होता है। युद्ध के बाद वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में का सदस्य बन गया। मतलब युद्ध के बाद उसके देश में एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, उसका ये सदस्यता ग्रहण कर लेता। और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम उसने बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, क्योंकि नेशनल सोशलिस्ट से आता है क्या, देशभक्त वाला पार्टी, इस तरह से, इसलिए इस नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रख दिया। ठीक है, धीरे धीरे, है ना, ये जो हिटलर जो था इसका फ्यूरर बन गया। फ्यूरर मतलब होता है कि इसका नेता बन गया, सॉरी या मिट गया। धीरे धीरे हिटलर जो था इसका फ्यूरर बन गया। फ्यूरर मतलब इसका नेता एक तरह से बन गया। किसका, तो जो जर्मन वर्कर्स जो पार्टी था, बाद में जो जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बना था, उसका जो है ये धीरे धीरे नेता बनने लगा। ठीक है, हिटलर के देखेंगे ना, तो हिटलर अपने चारों तरफ रोडोल्फ और ना गोबल्स जैसे हंगामे करने वाले को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी कि अफवाह को इतना फैलाओ कि सत्य प्रतीत हो। मतलब कि झूठ को इतना बार बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो। और ये किनका डालोगे, आप सभी जानते हो, क्या हालांकि किसी का डालोगे को, तो इतना झूठ बोलो, है ना, कि जो मतलब कि झूठ को इतनी बार फैला दो कि लोग को वो सच लगने लगेगा। ठीक है, यही हिटलर करता था। आगे देखिएगा ना, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेगा वर्तमान समय का, है ना। और अपने अफवाह को इतना फैलाया कि ताकि सत्य लगने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रवेश में रूस फ्रांस पर कब्जा कर लिया, है ना। रूस कह रहा हूँ, रूर वाला जो क्षेत्र है, जो कोयला वाला क्षेत्र था, उस पर क्या किसको मिल गया, 15 साल के लिए जर्मनी ले लिया था। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था और उसको कब्जा कर लिया था। कौन कब्जा कर लिया था, ये फ्रांस वाला। उसके बाद देखेंगे तो जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया, मतलब फ्रांसीसी जो कब्जा किए थे उसका विरोध कर रहे थे। हिटलर इस मौके का तलाश में था, देख रहा था कि कब ये लोग जनता जो है ना, जब खिलाफ में आएगी तब ना मजा आएगा अगुवाई करने में, है कि नहीं है। तो जन आक्रोश देखकर लाभ उठाया और लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ, जो वाइमर गणतंत्र जो बनी थी, अभी जो बताया कि संविधान जो बना, वाइमर संविधान जो बना था, जबरदस्ती वहाँ पे बना दिया गया था, गणतंत्र लागू कर दिया गया था, क्योंकि भाग गया था ना वो यहाँ से कैसर विलियम्स भाग गया था, तो मंजूरी बनाना था। तो वाइमर जो गणतंत्र था 1923 ईस्वी के खिलाफ ये हल्ला करने लगा। कौन, एडोल्फ हिटलर बोला कि आप लोग चुपचाप बैठने से काम चलेगा, हम लोग ऊपर जबरदस्ती थोप दिया लो, फ्रांस वाला कब्जा कर लिया है। तो क्या किया लो, इसको हिटलर को पकड़ लिया गया। अब पकड़ के इसको जेल में डाल दिया लो कि लबर करता, आजा जेल में। हिटलर चल गया जेल में गया ना, तो वहाँ पे अपनी अपना एक आत्मकथा लिखा, मतलब अपना किताब लिखा अपने बारे में कि हम क्या किए ना किए, है ना। और उसमें झूठ सर्च खूब लिखा, अपना खूब तारीफ लिखा। उस किताबों को बोला जाता मीन कैंप, है ना। एक्चुअली में जर्मन भाषा में मीन कैम्प का मतलब ही होता है आत्मकथा, यानी अपनी खुद की जीवनी। ठीक है, खुद की जीवनी लिखा तो उसको क्या बोला गया, मीन कैम्प बोला गया, क्योंकि जर्मन भाषा है, इसीलिए हम लोग नहीं समझ रहा है। मीन कैम्प जर्मनी कहेगा कि हाँ बात सही है, ये नहीं जीवनी वाली किताब है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मीन कैम्प किसकी किताब थी भैया, तो हिटलर की थी, जेल में रहते हुए लिखा हुआ था। ठीक है, अब 1924 ईस्वी के अंत में इसको रिहा कर दिया गया, 23 में पकड़ाया था, 24 में इसको रिहा कर लगभग 2 साल का 1.5-2 साल के अंदर में इसको निकाल दिया गया। रिहा होकर वह क्या किया कि नए सिरे से संगठित किया अपने दल को, और आर्यों की पवित्रता सूचक स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे, ऐसे होता है। ठीक है, हमारे हिंदू भाई बहन लोग बहुत सारे अच्छे से जानते होंगे, और ना ये जो है पवित्र चिन्ह के रूप में माना जाता है। बहुत सारे घरों में हम लोग देखते तो ऐसे इस चिन्ह को लगाया जाता था, खासकर गोबर से घर के जो मेन गेट के जो बगल में रहता है वहाँ पर मिट्टी वाले जो गाँव में हम लोग अक्सर देखते हैं, लोग इस तरह का चिन्ह बना रहता था। ठीक है,
तो जो स्वास्तिक चिन्ह है 1924 ईस्वी में इस जब निकला तो निकलने के बाद ये आर्यों के जो पवित्र जो सूचक जात था, मतलब जो प्रतीक चिन्ह था, उस स्वास्तिक चिन्ह को वो ग्रहण कर लिया, है ना। ऐसे भी जो हिटलर का जो पार्टी थी ना, उसके जो बाजू थे यानी हैंड थे, वहाँ पर ये जो निशान बना हुआ था इसी स्वास्तिक चिन्ह का बना रहता था, वहीं पर ये कपड़ा पे जो पहनता था, ठीक है। तो हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एस्टेमान नेतृत्व ने गणतंत्रवादियों के कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 ईस्वी में लोकार्नो समझौता ने जर्मनी में वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया और जर्मनी में राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। अब इसको राष्ट्रसंघ की क्या मिल गई? सदस्यता मिल गई। 1924 ईस्वी में जर्मनी में राइक्सटैग चुनाव में नाजी पार्टी को, अब ये इलेक्शन में खड़ा हो गया, नाजी पार्टी को 32 को सीट मिला और 1928 में तो और ही घट के 12 हो गया, मतलब कोई उतना वैल्यू दे नहीं रहा था। तले हो गया क्या कि पूरी दुनिया में पड़ गई आर्थिक मंदी। अब लोग हो गए बेरोजगार, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, लोग एकदम रोड पर उतर गए। अब फिर मिल गया हिटलर को मौका। हिटलर पूरी हल्ला करना शुरू किया कि देश पहले से हालत खराब और ये आर्थिक मंदी आ गई है, कब सुधरेगा? सुधरेगा तब जब ये फ्रांसीसियों को मार के भगा जाएगा। सुधरेगा तब जितना हम लोग का क्षेत्र जो छिकाया हुआ है उसको वापस हम लोग ले लेंगे। सुधरेगा कब? जब हम लोग खुद अपने हाथ में ताकत लेके देश को अपने ढंग से चलाएंगे, तब सुधरेगा। और उस समय बेरोजगार ज़्यादा युवा थे और युवा को भड़काना शुरू किया और क्या किया, बातें बात में थोप दिया सारी गलती कि जितना ये यहूदी है सब, फ्रांसीसी है सब, उसमें खासकर जो यहूदी लोग हैं यही लोग हम लोग को टॉर्चर कर रहा है, यही लोग हम लोग को, मतलब हमारे देश के भी जो यहूदी है हमको सपोर्ट नहीं करते। जैसे वर्तमान समय में कैसे होता है, देखो एक्चुअली में क्या था ना कि जर्मन की जो अपनी जाति थी उसकी संख्या ज़्यादा थी और यहूदियों की संख्या कम थी। तो हमेशा से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हिटलर शुरू किया था और आज भी देखने के लिए आपको मिलेगा। जब भी सरकार जो होती है ना, जब देखेगी कि हारने वाली है या डगमगाने वाली है, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ गजब की तरह का भाषण देना शुरू करेगी। सेम यही हिटलर करता था, सर ना, सेम जो हिटलर जो है उसी तरह करना शुरू किया, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर जस्ट आपको लिखेगा, हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र में वर्साय संधि और यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया, क्योंकि यहूदी थी वहाँ पे कम, ठीक है। उसने कहा कि जर्मनी की वर्तमान दुर्दशा है ना, ये उन्हीं की वजह से ये इनको जिम्मेदार ठहराया। जैसे कि अभी कैसे जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जो भी है देश में हालत खराब, ये अल्पसंख्यकों की वजह से है, ठीक है। सेम वो कहानी करेगा उसी तरह। अब नौजवान जो है इसकी प्रबल समर्थक बन गए, जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अभी भी समर्थन खूब करते हैं, ठीक है। उसी तरह था साम्यवाद का हुआ, खूब बड़ा उद्योग, मतलब इसका समर्थन मिला। अब नाजी पार्टी की शक्ति के दिन दुगुना 400 गुना उसकी वृद्धि होने लगी। 1930 ईस्वी में इसके चुनाव में 160 सीट मिला। देखिए जैसे प्रचंड बहुमत एक बैग होने लगा, तो उसी तरह इसका भी हिटलर का जो था ना एक बैग, इसकी पार्टी 12 को से बढ़ गया, एक बार 107 हो गया। 1932 में तब देखिए 230 में पहुंच गया, ठीक है। 2 साल चुनाव हुआ तो 32 में पहुंच गया, ठीक है। सीटें प्राप्त की, परंतु सरकार बनाने से मौका थोड़ा सा नहीं मिल पाया। राष्ट्रपति जब देखिए इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो राष्ट्रपति जो हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1932 को इसको चांसलर मनोनीत कर दिया। बोले अब ये चांसलर बनिए, आपका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब ये चांसलर बन गया और चांसलर बनकर रहने लगा, बाद में क्या हुआ, जो हिडेनबर्ग थे उनकी हो जाती है मृत्यु, है ना। हिडेनबर्ग को 1934 में क्या हुई, हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है राष्ट्रपति पद को मिलाकर क्या किया, वो जो चांसलर का जो पद था ना और राष्ट्रपति का पद जो अलग था, क्या किया, बोला चांसलर बने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बने चांसलर, बने कोई दूसरा चांसलर नहीं, हम ये चांसलर हम ये राष्ट्रपति, मतलब दोनों पद को एक ही कर दिया, है ना। इसलिए कर दिया क्योंकि खुदे बन गया, वहाँ का राष्ट्रपति खुदे बन गया शासक। एक्चुअली में राष्ट्रपति ने वो शासक ही बनना चाहता था, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब ये नाजीवाद का जो था ना उसका दर्शन समझेगा, मतलब कि क्या उसकी मोनोपोली था, उसकी विचारधारा क्या थी, उसकी सोच क्या था, उसके बारे में जानते हैं, है ना। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह देख सकते हैं, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह हो गया। अब एक एक करके समझेगा। नाजीवाद उदारवादी एवं लोकतंत्र कट्टर विरोधी अवधारणा था। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस और वाक्य अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। देख रहे हैं, मतलब कि जो न्यूज़ पेपर थे उस पर रोक लगा दिया। जो भी विरोधी दल थे उसका सफाया करने लगा, उठा के जेल में डालने लगा, ठीक है। उसने शिक्षण संस्थानों एवं जनसंपर्क पर भी प्रतिबंध लगा दिया, मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कि जितने भी स्कूल वगैरह थे, जो बड़े बड़े स्कूल थे, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो जान जाएंगे, इसकी दिमाग पता चल जाएगा लोगों को कि क्या कर रहा है सरकार वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब जर्मनी के समय में। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास हुआ। लोकतांत्रिक आवाज़ को क्या किया, दफन करने का, और राष्ट्र के लिए जो कि घातक सिद्ध हुआ। आगे आ जाइए। यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद पर प्रबल विरोधी था। हिटलर ने भी समाजवादी विरोध का आवाज़ बुलंद किया और जर्मन पूंजीपतियों की ओर क्या किया कि ओर मिला लिया, मतलब पूंजीपतियों को भीतर मिलाया था और समाजवाद वाली विचारधारा बुलंद कर रहा था, मतलब समाजवादी वाला भाषण देता था और पूंजीपतियों को अपने अंदर मिला कर रखा था। हिटलर ने इस कार्य को इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, है ना, जिसके कारण इसका मनोबल और बढ़ा।
अतः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नज़दीक जाके खड़ा हो गया। आगे देखेंगे तो नाजीवाद के दर्शन में एक सर्वस्ववादी राज्य की संकल्पना थी, अर्थात उसके अनुसार राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, सब विरोधी है। समझ आ रहे ना, मतलब कि ये देश ही है सब कुछ, देश के बाहर जो भी लोग हैं या देश के खिलाफ जो भी बोल रहा है, तो मतलब हमारे खिलाफ जो बोल रहा है ना, वो समझ जाओ कि देश के विरोधी है, देशद्रोही है ना। जो है देश के अंदर हम लोग बहुत, मतलब मेरा देश सबसे महान है, बाकी जो है मतलब इस तरह की विचारधारा जो मतलब देश में कुछ काम करे ना करे, लेकिन लोगों को बीच में मानसिकता इस तरह का बना दिया कि हमारी देश बहुत आगे, हम लोग का जो जाति है बहुत आगे, हम लोग का जो नस्ल है सबसे बेस्ट है, बाकी जितने भी ये दूसरे नस्ल वाले हैं ना, ये सब जो है बेकार है। इन्हीं वजह से हमारे देश की हालत खराब है। ठीक है। नास्ती शब्द जर्मन में एक नास्तियोनोपल के प्रारंभिक अक्षरों से लेकर बनाया गया, जो नास्तियोनोपल शब्द का हिटलर की पार्टी के नास्तियोनल पार्टी, हिटलर के नाम का पहला शब्द बना शब्द था, इसीलिए इस पार्टी को नास्ती पार्टी भी कहा जाता है या नास्ती कहा जाता है। ठीक है। अब ये आगे देखिए, दर्शन उग्रवाद पर बल दिया। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद पर बदल दिया। चूंकि जर्मनी के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद और सैनिक तत्व की परंपरा रही है, अतः हिटलर ने जर्मनी में मनोवृत्ति का लाभ उठाया और आक्रामक व्यक्तित्व की, है ना, जर्मन जैसे कैसे अभी के समय में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लोगों को दिखाने के लिए, है ना, कि एकदम भयानक तरीका से कोई देश हमसे बोल देगा तो उसको लड़ लेंगे, है ना। हालांकि जो चाइना जो है काफ़ी अंदर तक घुस गया है, उसको जवाब नहीं दिया जा रहा है ना, लेकिन जवाब वहाँ दिया जाएगा जहाँ देने लायक है। ठीक है। अतः हिटलर ने मतलब क्या किया, इस मनोवृत्ति का फायदा उठाया और क्या किया, जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार किया कि हम लोग बदला लेंगे जो हम पर जो मतलब ज़बरदस्ती का थोपा गया। जर्मन में एक युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। अभी सब लोगों को भड़काना शुरू किया। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर प्रबल था। जर्मनी ने हिटलर में निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता आते ही उसने गुप्तचर पुलिस बनाया। अब देखिए, याद रखिएगा, उसने एक स्पेशल अपना बनाया था, अभी भी स्पेशल पुलिस है, ईडी, सीबीआई, ये सब क्या कर रहे हैं, यही है गुप्तचर पुलिस। उसने भी बनाया था गुप्तचर पुलिस, और जिसका नाम रखा था गेस्टापो, जब भी वर्तमान समय में इसका नाम पड़ गया है दूसरा कुछ। ठीक है। गेस्टापो संगठन किया जिसका आतंक पूरे जर्मनी में छा गया। ठीक है। इसने विशेष कारागिरी की स्थापना की जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया। मतलब दो भी नेता इसके खिलाफ बोलता तो क्या करता था, उठा के चल वो जेल में। ठीक है, जेल में। ठीक है। राइक्सटेग की इमारत में हिटलर ने खुद, अब यहाँ देखो कितनी जबरदस्त है, राइक्सटेग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाया। अब परंतु इसका दोष जो है समाजवादियों पर मर दिया, मतलब दूसरे पार्टियों पर मर दिया। इस प्रकार उसने राजनीतिक जीवन उन लोगों का बर्बाद कर दिया, समाप्त ही कर दिया। जर्मनी में एक पार्टी थी नाजी पार्टी और एक नेता था हिटलर, यानी वन नेशन, और ये एक मतलब शासक हो गया पूरे राष्ट्र में। धीरे धीरे देखो कहाँ से आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से जो है ये वर्तमान समय में देखे होंगे बहुत सारे लोगों का वीडियो जिसमें ध्रुव राठी काफ़ी फेमस हुए हैं, है ना। तो अब भाई आप सपोर्टर हो ना हो उसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ना सिमिलर टाइप के खुद कुछ लगती है ना। नाजीवाद दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा की महिमा मंडित किया गया। इस प्रकार नाजी दर्शन में जर्मनी को असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया। हालांकि जर्मनी में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अर्थक प्रयास किया। देखते देखते जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया, परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, राष्ट्र के लिए जो कि खतरनाक और विरोधी बन गया। ठीक है ना। मतलब कि देश का आप तरक्की कर भी रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं कि देश में एक तरह से नकारात्मकता फैल रही है, तो वो बेकार हो जाएगा, है ना। देश में मान के चलिए कि देश के अंदर जो है माहौल ख़राब करके देश की अगर तरक्की भी किया जाए तो वो देश के लिए सही ना होकर ख़राब हो जाएगा, जो कि जीता जागता उदाहरण जर्मनी का था। ठीक है। अब नाजीवाद का जो प्रभाव पड़ा यूरोप के अन्य देशों में क्या हो गया, इस स्वतंत्रता की भावना जो है प्रोत्साहित होने लगी। विश्व में शांति का वातावरण जो निर्माण हुआ था वो धीरे धीरे उसका खत्म होने लगा। पूरे विश्व में साम्यवाद का विरोधी आंदोलन तेजी से चलने लगा। ठीक है। यूरोप में तुष्टीकरण का नीति चालू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगी। अब आइए हिटलर का क्या होता है भैया, हिटलर के विदेश नीति। हिटलर जो विदेश नीति जो था ना, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो जर्मनी के मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई जो संधि की गई थी, जो अपमानजनक जो संधि की गई थी, उसके खिलाफ ये खड़ा हुआ और वर्साई की संधि को क्या किया कि बोला कि हमारा काम है, पहला काम कि वर्साई की संधि को भंग करेंगे, जर्मनी की सारी जाति को एक सूत्र बांट देंगे। मतलब क्या कि है ना, जर्मनी की एक जाति, मतलब सभी जाति को, जर्मन की जो जाति है ना उसको सब है ना एक साथ करेंगे। वो जर्मनी का नस्ल
नस्ल को वो ज़्यादा वैल्यू देता था, बोलता था कि हम लोग ओरिजिनल है लोग, जर्मन साम्राज्य का विस्तार करेंगे, साम्यवाद का प्रसार हो रहा है उसको रोकेंगे। इस सिद्धांत के प्रति उसने अनेक कदम उठाए और एक एक करके इसको देखेंगे। राष्ट्रवाद से उसने पृथक होने के लिए निर्णय लिया कि जो राष्ट्रसंघ है, सॉरी राष्ट्रवाद बोल रहा हूँ, राष्ट्रसंघ जो था ना, जो जबरदस्ती नहीं राष्ट्रसंघ इसको जर्मनी के सपोर्ट में थोप दिया गया था, जो कि चौथे अध्याय में आपने पढ़ा चुके हैं। तो बोला कि राष्ट्रसंघ जो है ना, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे, जबरदस्ती के नहीं इसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो इस 1933 में इस राष्ट्रसंघ से छोड़ने की घोषणा कर दिया, ठीक है। अब वर्साई की संधि को भंग करना, वर्साई की जो संधि हुई थी जिसमें बोला गया था कि आपको भाई पैसा देना है, टैक्स चुकाना, ये बोला कि वक्त नहीं मानेंगे तुम्हारा, जबरदस्ती के थोड़ी मानेंगे, है ना। अनिवार्य सैनिक लागू कर दिया वर्साई की संधि को जो था, है ना। उस हिटलर ने क्या किया 1935 में इसको वर्साई की संधि को बोला कि नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो पोलैंड के साथ जो 10 वर्षीय समझौता कर लिया। पोलैंड जो था ना, जो बोले थे बीच में पोलैंड था, इधर रूस था, इधर जर्मनी था, इसके साथ 10 वर्ष तक समझौता कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और सीमा बॉर्डर लाइन कर लिया कि हम लोग अपना साम्राज्य भी नहीं बढ़ाएंगे, ना तो हम तुरंत घुसेंगे ना तो हमारा एरिया में घुसना, ठीक है। ब्रिटेन से समझौता किया 19 जून 1935 में जर्मनी ब्रिटेन के साथ समझौता हो गया कि इसके अनुसार ब्रिटेन स्वीकार किया कि जर्मनी की जो सैन्य शक्ति है ना, जैसे क्या कर दिया तो लेकिन 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखेगा, अब सेना बढ़ाने के लिए बात हो गया, क्योंकि ब्रिटेन से ये जाके बोला कि हमारी बात मानो। हिटलर जो था ना, इतनी तेजी से आगे बढ़ा था ना कि सब थोड़ी उससे डरते थे, है ना। यहाँ जी रोम बर्लिन धुरी जो था, हिटलर ने आक्रमणकारी नीति अपनाया, है ना। उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया। अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली को, अब जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था ना, सब उसको अपने अलग थलग मतलब हट के, मतलब उसको सब कोई छाटने लगा। अब क्या कि बोला कि भाई अब तो दोस्त बनाते हैं। इटली के मुसोलिनी से मिला, उसके बाद जापान भी इसके सपोर्ट में आएगा, आगे आएगा आप लोगों को। कम्युनिस्ट विरोधी समझौता, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए उसने जर्मनी, इटली और जापान के बीच में कम्युनिस्ट विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ। कालांतर में ये धुरी राष्ट्र के नाम से जाने, मतलब धुरी राष्ट्र कौन बना? जर्मनी, इटली और जापान, ये सब एक हो गए मिलके, जो कि पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके लो। ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय कर लिया। ऑस्ट्रिया अभी बोले ना कि ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लेगा। ऑस्ट्रिया को क्या किया, बोला कि जर्मनी की एक भाषा के सूत्र के हिसाब से बनाया कि सब हम लोग एक ही भाषा बोलते रहे तो सबको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, मिला लिया। उसके बाद देखेंगे आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फलतः इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अनुरोध पर 1938 में म्यूनिक सम्मेलन में स्वीडनलैंड जर्मनी को दे दिया गया, लेकिन हिटलर ने पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता, मतलब पूरे हथियाना चाहता था। 1939 ईस्वी में समस्त चेक गणराज्य को अधिकार कर लिया, है ना। मतलब कि दूसरे एरिया पर कब्जा करता था, उस एरिया को समझौता भी करता था, तो नहीं मानता था, बोलते भाई तोरा समझौता कैसे मानेंगे, हमको पूरा एरिया चाहिए। सोरे ना, पूरे एरिया को कब्जा करना चाहता था, धीरे धीरे पूरे एरिया को कब्जा भी करने लगा। इस तरह हिटलर रहता ना, मनोबल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। पोलैंड पर क्या किया, समझौता किया था लेकिन आक्रमण कर दिया, देख रहे हैं, समझौता किया 10 साल का आक्रमण कर दिया, ठीक है। पोलैंड का क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण ये कर दिया, और आक्रमण करने के बाद मेन मकसद था रूस के पास पहुंचना, तो पोलैंड पर 1 सितंबर को आक्रमण कर दिया, जो कि आप ये भी पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ों को मैं डिटेल बता चुका हूँ, इसीलिए थोड़ी सी इसको जल्दी आपको बता रहा हूँ, है ना। जिससे दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया। आप लोग पता है कि क्वेश्चन भी पूछता है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालीन कारण क्या था, तो पोलैंड पर आक्रमण करना, किसके द्वारा, जर्मनी यानी हिटलर द्वारा, ठीक है। अब वैश्विक शांति 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। बाद में लास्ट में विश्व में शांति के स्थापित करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा तबाही मचा दिया था कि लास्ट में विश्व शांति। अब यहाँ देखेंगे तो इसकी सदस्यता जो पार्टी जो जीती थी ना, दिखा रहा है 24 में मात्र 32 थी, 28 में 12 को रहता है, और 30 में देखेंगे तो 107 और 32 में 230 हो गई थी। कितना तेजी से पार्टी जो है मतलब जीतते जा रही थी। अब आगे अभ्यास से क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन दिखा हुआ, हिटलर का जन्म भैया कहाँ होता है, ऑस्ट्रिया का ब्रोनिस्वरम में होता है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था भैया, स्वास्तिक चिन्ह, जो कि आप इस तरह रहता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। उसका देखेंगे मीन कैंप की रचना था हिटलर, मीन कैंप मतलब उसकी पर्सनल जीवनी। जर्मनी का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन था, रूर था, जिसको कौन कब्जा कर लिया था, 15 वर्षों के लिए लिया था, फ्रांस ले लिया था, ठीक है, जो कि कोयला मतलब कोयला वहाँ पर खनन होता था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था भैया, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम थी मार्क, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह हो गया हम लोग का कंप्लीट ये, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 6 चैप्टर जो उसको भी जल्दी लाया जाएगा, हमको लग रहा है 6, 7, 2 या 3 चैप्टर इसमें और बच गया, जो कि कल दोपहर तक मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा हर हाल में। 9th और 10th दोनों को जाएगा, 8 का बच जाएगा, 8 भी कोशिश करूंगा रात तक उसको भी कल जो है कंप्लीट कर दूंगा। तो ये सारी वीडियो जो है लगातार कंप्लीट होते रहेगी। और मैं चाहता हूं कि आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर बेहतर लग रहा होगा तो एक छोटी सी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। किसी भी तरह का समस्या होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। तो फिर किसी दूसरे क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।